हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर रितिका शर्मा और मैं अपने सभी स्टूडेंट्स का जिन्होंने इस कोर्स में एनरोल किया है, महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, सबका स्वागत करती हूं। और सबसे पहले आज हम इस कोर्स में, जिसका नाम है स्टिग्मा फ्री मेंसेस, यानी कि ये एक जर्नल गाइड है मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर, जो आपको बताएगी कि क्या है नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्या क्या फेजेस मेंस्ट्रुअल साइकिल में होते हैं, किन कंडीशंस के अंदर आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, किसी भी लड़की को या महिला को मेंस्ट्रुअल पीरियड के दौरान क्या खान पान पे ध्यान देना चाहिए, क्या चीज़ें हैं जो नहीं खानी चाहिए। और आज के इस लेक्चर से हम एक स्टेपिंग स्टोन रख रहे हैं कि जो मेंसेस एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है इंडियन सोसाइटी में, लड़कियां खुल के बात नहीं कर पाती हैं, महिलाएं इस चीज में शर्म खाती हैं कि मेंसेस को कैसे डिस्कस करें। तो सबसे पहली चीज है आपकी हेल्थ, और आपकी हेल्थ के लिए इस स्टिग्मा को तोड़ना बहुत जरूरी है। मेंसेस हर एक स्त्री के अंदर बिल्कुल बेसिक नॉर्मल चीज है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो पुराने समय में कहा जाता था कि किसी महिला या लड़की को अगर मेंसेस हो रहा है तो वो किचन में ना जाए, वो मंदिर में ना जाए, वो अचार को हाथ ना लगाए क्योंकि वो खराब हो जाएगा। तो ये सब चीजें बहुत बड़ी मिथ हैं। इसके पीछे उस टाइम में भी एक साइंटिफिक लॉजिक होता था, जो लोगों ने साइंटिफिक लॉजिक ना समझ के उसको एक मिथ के रूप में लिया। उन्होंने कभी ये कोशिश नहीं की कि क्यों लोग कहते थे पुराने टाइम में लेडीज को कि तुम किचन में नहीं जाओगी, तुम मंदिर में नहीं जाओगी, क्योंकि उस टाइम पे बहुत बड़ी जॉइंट फैमिलीज होती थी। अगर इसका साइंटिफिक लॉजिक हम देखें, उस जॉइंट फैमिली में एक लड़की को, एक महिला को कभी भी आराम करने का मौका नहीं मिलता था। और ये जो मेंस्ट्रुअल पीरियड के डेज होते हैं, ये बहुत ही वल्नरेबल होते हैं किसी भी विमेन के लिए। उसमें रेस्ट बहुत जरूरी रहता है। इसलिए उस टाइम पे ये चीजें स्टिग्मेटाइज कर दी गई कि अगर इसको एक स्टिग्मा बना देंगे तो फीमेल को कुछ समय के लिए उस चीज से, किचन से और उस सोसाइटी से थोड़ा दूर रखेंगे ताकि वो रेस्ट कर सके। बट ये साइंटिफिक नोशन किसी ने समझा नहीं। इस चीज को कितने, आई मीन 50, 60, 70 सालों से एक स्टिग्मा के रूप में ही लोग देख रहे हैं। लेकिन ये स्टिग्मा आप लोगों को ही तोड़ना है, बिकॉज बीइंग अ मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, क्योंकि यही एक नींव है ह्यूमन प्रजाति को आगे बढ़ाने की। अगर मेंसेस ही नहीं होंगे, ओव्यूलेशन ही नहीं होगा, तो फर्टिलिटी कैसे होगी। तो इसको कभी भी एक स्टिग्मा के रूप में नहीं देखें और अच्छे से अपना ध्यान रखें मेंसेस के दौरान, मेंसेस से पहले, उसके बाद में। एक हेल्दी फीमेल ही एक हेल्दी भविष्य का निर्माण कर सकती है। तो आइए चलिए पढ़ते हैं। हमारा पहला मॉड्यूल है स्टिग्मा फ्री मेंसेस के ऊपर। इसमें मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होती क्या है। एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल वो होती है जिसमें आपको, जो जिसे आप लोकली बोलते हैं कि ब्लीडिंग हो रही है। तो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल वो है जिसमें जो ब्लीडिंग होती है वो रिपीटेडली हर महीने एक रेगुलर इंटरवल पे हो, उसे हम नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। अब इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर ये ब्लीडिंग क्यों होती है, और ये नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में हर महीने ही क्यों होती है? क्योंकि हमारा जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जब भी किसी भी फीमेल को मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लड निकलता है तो हाइपोथैलेमस जो है ग्रोथ रेगुलेटिंग हार्मोन को सिक्रीट करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड से जो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, जिसे एफएसएच भी बोलते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो कि एलएच कहलाता है, ये भी सिक्रीट होते हैं। आगे के मॉड्यूल्स में हम एफएसएच और एलएच के भी कि क्या रोल प्ले करते हैं ये एक फीमेल की साइकिल में, वो भी बताएंगे। और जब भी आपकी बॉडी के अंदर जीएनआरएच, एफएसएच और एलएच रिलीज होता है, और जब कभी भी ओवरी इन सभी हार्मोन्स को रिस्पॉन्ड करती है, उस रिस्पॉन्स के तहत एक ईस्ट्राडायोल और इनहिबिन ए हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है। ठीक है। अब हम समझते हैं कि जो ओवरी ने जब रिस्पॉन्ड किया एफएसएच को, एलएच को और जीएनआरएच को, तो उसने ईस्ट्राडायोल बनाया। अब ये ईस्ट्राडायोल क्या बला है ना? तो आप लोगों को तो, जो लड़कियां अभी प्यूबर्टी क्रॉस करे हैं, जिन्होंने अभी बायोलॉजी पढ़ा नहीं है इतना,
उन लोगों को ईस्ट्राडायोल वगैरह नहीं पता, तो मैं आपको एक कॉमन टर्म्स में बताती हूँ कि ईस्ट्राडायोल का क्या रोल रहता है। हमारे यूट्रस के अंदर कई लेयर होती हैं, जिसमें से कि एक लेयर एंडोमेट्रियल भी कहलाती है। तो जो ये ईस्ट्राडायोल सिक्रीट हुआ है, ये हमारे यूट्रस की उस एंडोमेट्रियल लेयर पे एंडोमेट्रियल प्रोलिफरेशन कॉज करता है, जिसकी वजह से सर्विक्स से म्यूकस निकलता है। आप लोगों ने देखा भी होगा, जब भी आप यूरिन पास करें या मतलब अपने वजाइना को क्लीन करते हैं, उस टाइम पे आप लोग देखेंगे कि कुछ व्हाइटिश डिस्चार्ज आपको देखने को मिलता है, तो वो कुछ और नहीं है, वो एग्जैक्टली सर्वाइकल म्यूकस ही है जो बाहर आता है। अब ये तो हमने समझा कि जो ईस्ट्राडायोल बना उसने क्या किया, उसने आपके एंडोमेट्रियल को प्रोलिफरेट किया, ठीक है, सर्विक्स से म्यूकस सिक्रीट करवाया। अब एक कंडीशन ऐसी आती है कि एक तो ईस्ट्राडायोल जब रिलीज हुआ, ठीक है, तो रिलीज होने पे उसने किया कि आपका यूट्रस प्रोलिफरेट हो गया, म्यूकस आपका सर्विक्स से बाहर आ गया। लेकिन जब यही ईस्ट्राडायोल आपका पीक पे पहुंचेगा, उस टाइम पे ये क्या करता है, ये ट्रिगर कर देता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का डिस्चार्ज। अब ये जो एलएच हार्मोन है, ध्यान से समझिएगा, ये जो एलएच हार्मोन है, यही बहुत बेहतरीन और इम्पोर्टेंट हार्मोन है जो फीमेल्स के अंदर ओव्यूलेशन को करता है, ठीक है। अगर एलएच हार्मोन सिक्रीट नहीं होगा तो ओव्यूलेशन भी इम्पैक्ट में आएगा, ओव्यूलेशन भी नहीं होगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान से समझिए कि जब ईस्ट्राडायोल का पीक आता है, वो पीक आने पे ये ट्रिगर करता है एलएच हार्मोन का डिस्चार्ज। और ये जो एलएच हार्मोन जो है आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसका जो डिस्चार्ज होता है, ये रिस्पॉन्सिबल है आपके ओव्यूलेशन के लिए। जब आपका ओव्यूलेशन हो जाता है, तो उसके बाद पोस्टीरियर सिक्रीशन होता है आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन का। और ये प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन कौन कराता है, इसको सिक्रीट कराने वाली चीज को हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। ओके, कॉर्पस ल्यूटियम जो है प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट करता है। फिर इसकी वजह से आफ्टर 14 डेज आपका जो है डिजेनरेशन होना स्टार्ट हो जाता है। ओव्यूलेशन होने के बाद जो अंडा बना है, ओव्यूलेशन मीन्स आपकी ओवरी में जो अंडा बना है, जो अंडा रेडी है टू टेक द स्पर्म एंड फ्यूज। तो अगर एलएच आपका ईस्ट्राडायोल हाई होने पे एलएच सिक्रीट हुआ, एलएच सिक्रीट होने पे ओव्यूलेशन बना, ओव्यूलेशन बनने के बाद अगर उसको कहीं से भी स्पर्म नहीं मिलता है कि वो जाइगोट फॉर्म कर पाए, उस कंडीशन के अंदर प्रोजेस्टेरॉन जब कॉर्पस ल्यूटियम से रिलीज होता है, उसकी वजह से ये जो ओव्यूलेशन हुआ ओवम है, ये डिजेनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। और जब ये डिजेनरेट हो जाता है, तो फिर आपको जो ब्लीडिंग दिखती है, वो ब्लीडिंग के रूप में बाहर आता है। ठीक है, इतना क्लियर है सबको। अब ये तो मैंने आपको बताया कि जो ब्लीडिंग है वो किस किस उतार चढ़ाव की वजह से आपके यूट्रस से बाहर आ रही है, जो कि नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाती है। अब ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, इसके पर्टिकुलर डेज होते हैं। आइडियली हम लोग नॉर्मल मेंसेस मानते हैं कि 28 दिन की साइकिल होती है। ये किसी किसी महिला या लड़की में +7 डेज हो सकती है, किसी किसी में -7 डेज हो सकती है। ओके, यानी कि 28 डेज +-7 डेज की ये साइकिल होती है। अगर सपोज हम एक ही लड़की का एग्जाम्पल लें, सपोज अगर किसी लड़की के अंदर ये साइकिल 28 दिन की है और अगले महीने वो उसको 30 दिन की साइकिल हो जा रही है, उससे अगले महीने वो फिर से 28 हो गई है, या फिर उससे अगले महीने वो 30 की हुई, फिर 32 की हो गई, फिर वापस 30 की हो गई, तो जो 28 +2 डेज चलता है एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल में, इसको भी हम लोग इस सिनेरियो में नॉर्मल कंसीडर करते हैं। कि वैसे एक वास्ट रेंज ऑफ फीमेल्स के अंदर 28 +-7 डेज की साइकिल हो सकती है, लेकिन अगर किसी में 28 दिन की साइकिल है तो वो +-2 फ्लक्चुएट कर सकती है। अगर किसी में 30 डेज की साइकिल है तो वो भी +-2 फ्लक्चुएट कर सकती है। इतने फ्लक्चुएशन को हम लोग नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में ही कंसीडर करते हैं। अब हम जानते हैं एक मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक पूरा टोटल ओवरव्यू ब्रीफ में। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर टोटल 4 फेजेस होते हैं। उन फेजेस के बारे में मैं आपको नेक्स्ट मॉड्यूल्स में पढ़ाने वाली हूँ। तो टोटल 4 फेजेस होते हैं।
और ये जो फेजेस हैं ये क्यों हमारी बॉडी में होते हैं, ये हार्मोनल चेंजेस लेके आते हैं, जिससे कि एक विमेन को या एक फीमेल को प्रिपेयर करती है, उस हार्मोनल चेंज से उसकी बॉडी को प्रिपेयर किया जाता है फॉर प्रेगनेंसी। और ये सारे हार्मोनल चेंजेस जो आपके यूट्रस में हो रहे होते हैं, इसकी वजह से आपका जो ओवम है वो सिक्रीट होता है ओव्यूलेशन डे पे। अगर उसे स्पर्म नहीं मिलता है तो फिर वो डिजनरेट होके पास आउट होता है, और वो पास आउट जो होता है वो ब्लीडिंग की फॉर्म में होता है, उसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल या मेंसेस बोलते हैं। ओके। और ये बहुत ही आम सी बात है कि मेंसेस होने के वक्त या उससे कुछ दिन पहले फीमेल्स को अलग अलग सिम्टम्स रहते हैं। और होम्योपैथी बहुत बेहतरीन है ऐसे डिस्मिनोरिया या कोई भी मेंस्ट्रुएशन रिलेटेड पेन या हैवी ब्लीडिंग, इन सब के ट्रीटमेंट के लिए। तो एक छोटा सा हल्का फुल्का डिस्कम्फर्ट तो बहुत ही नॉर्मल माना जाता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा सिवियर ब्लीडिंग हो रही है, उसके साथ सिवियर पेन हो रहा है, तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। अदरवाइज मेंसेस से 1 वीक पहले कुछ महिलाओं को पेन स्टार्ट हो जाता है, किसी को मेंसेस से 2-3 दिन पहले पेन स्टार्ट होता है, और किसी को सिर्फ मेंसेस जिस ड्यूरेशन में होते हैं उसी टाइम बहुत सीवियर पेन होता है। तो सिम्टम्स जो हैं हर महिला में अलग आते हैं, इसलिए कभी पैनिक ना हो। थोड़ा थोड़ा डिस्कम्फर्ट आपको रहता है, ये बहुत ही नॉर्मल है। अगर मेंसेस के साथ आपको हेडेक भी हल्का सा, कुछ कुछ फीमेल्स होती हैं, कुछ पेशेंट्स आते हैं मेरे पास, उनको मेंसेस से 3 दिन पहले हेडेक स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे सिम्टम्स के लिए आप डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। होम्योपैथी सबसे बेस्ट रहेगी। और अगर आप डॉक्टर कंसल्ट नहीं करना चाहते हैं और आपको हर बार मेंसेस से पहले थोड़ा डिस्कम्फर्ट होता है, तो इसको आप नॉर्मल वे में भी कर सकते हैं। बट मैक्सिमम ये कहते हैं कि एलोपैथिक ट्रीटमेंट अवॉइड करना चाहिए इस ड्यूरेशन में। आप जितना चाहें आप नेचुरल चीज़ लें, या फिर आयुर्वेदी, होम्योपैथी कुछ ऐसा लें जिससे आपकी बॉडी को साइड इफेक्ट ना हो। कई बार क्या होता है कि आपको मेंसेस के दौरान जो पेन है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है या बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, और आप सोचते हैं कि भाई ये तो नॉर्मल है, मैं क्यों जाऊं डॉक्टर के। तो ऐसा ना करें। या अपनी बच्ची को आपको देखने मिल रहा है कि भाई पहले 1 पैड यूज होता था पर डे, लेकिन अभी 2 से 3 पैड हो रहे हैं, बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रही है, या ब्लीडिंग बहुत गाढ़ी काली हो रही है, क्लॉट्स में आ रही है, तो ऐसे केसेस में आप तुरंत अपने नियर बाय डॉक्टर के पास जाएं। क्योंकि क्या होता है कि कई बार जो कॉज होता है वो अंडरलाइन आपको पता नहीं चलता, कुछ अंडरलाइन कॉज होता है। अंडरलाइन कॉज से मेरा मतलब है, हो सकता है कि रसौली, छोटा मोटा फाइब्रॉयड हो यूट्रस में, या आपको बच्चे को पीसीओएस की प्रॉब्लम हो। तो उन केसेस के अंदर या तो मेंसेस की साइकिल में ऊपर नीचे होगा, या तो ब्लीडिंग में ऊपर नीचे होगा, या तो गांठें आएंगी, या तो सीवियर पेन होगा। तो ऐसे केसेस में जहां आपको लग रहा है कि नहीं भाई इसका पहले नॉर्मल रहता था, अभी कुछ ज़्यादा ही ब्लीडिंग हो गई है, या पहले सही ब्लीडिंग होती थी अभी बहुत कम हो गई है, पहले क्लॉट्स नहीं आते थे अभी क्लॉट्स आ रहे हैं, ऐसे केसेस में आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। और जैसे कि इसमें पॉइंट में भी मैंने लिखा है कि देयर आर सेवरल मेथड एंड एडवाइस टू रिलीव पेन बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल पीरियड। तो जिसको जो मेडिसिन पैथी सूट करती है वो उसके थ्रू मेडिकेशन ले सकते हैं। कोई नेचुरल अपने घर पे गाढ़े वगैरह लेते हैं तो उससे ले सकते हैं, लेकिन अगर अंडरलाइन कॉज फाइब्रॉइड या कुछ है तो प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना आपको पड़ेगा। तो इस मॉड्यूल में इतना ही। अब बाकी नेक्स्ट मॉड्यूल में मैं आपको पढ़ाऊंगी